हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन था, तो परावर्तन से संबंधित हमने न्यूमेरिकल्स को अपने पहले वीडियो में देख लिया था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के और लेंस के न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो सामने प्रश्न लिखा हुआ है आपके, ये 1 नंबर की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वो भी लिख सकता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना आना चाहिए। किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए। अगर सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हमें कहां लिखना होता है? n से पहले, और जिसका अपवर्तनांक कहता है उसको बाद में लिखना है। यानी यहां पर देखिए मैं बता देता हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको मैं लिख देता हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष, और किसका अपवर्तनांक लिखना है? कांच का। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम ऐसे। देखिए ये ब्रैकेट लगा लिया मैंने, ये ब्रैकेट लगाया है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये कर लिया मैंने, ब्रैकेट लगा लिया, समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है ना। तो वायु के सापेक्ष, देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, या देखेंगे कि म्यू, कहीं कहीं पर सिंबल म्यू भी यूज कर लिया जाता है। तो अपवर्तनांक हो गया ये n। अब इस n के आगे पीछे ही हमें संख्याएं या ये जो नंबर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको लिखना होता है। तो ये अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष कह रहा है? तो वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको n से पहले लिखते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे a। जिसके सापेक्ष कहता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ वायु के सापेक्ष था, तो वायु के लिए क्या होता है? एयर, एयर होता है, तो यहाँ पर स्मॉल a लिख लिया गया, a फॉर एयर, यानी ये हो गया वायु के लिए। किसका कह रहा है? तो कांच का कह रहा है। किसका? कांच का कह रहा है ना। तो जिसका अपवर्तनांक कहेगा, जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसको n से कहां लिखना है? पीछे लिखना है, यानी AN जी। समझ में आया होगा? ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक सब में ऐसे रहेगा। ये अपवर्तनांक है जिसके सापेक्ष कहेगा। तो किसके सापेक्ष कह रहा है? वायु की। तो इसको कहां लिखना है? a के पहले लिखना है। और जिसका अपवर्तनांक कह रहा है, यहाँ कांच का कह रहा है, तो जिसका अपवर्तनांक कहेगा सवाल में उसको n के पीछे लिखना है। तो सापेक्ष के लिए a फॉर एयर, इसलिए यहाँ पर सापेक्ष के लिए a लिख लिया है। n तो अपवर्तनांक होता है। g क्या है? ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो कांच के लिए क्या है? ये कांच का अपवर्तनांक था, तो ANG। तो कांच के सापेक्ष, जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना है? 1.5 दिया गया है। ये आपको सवाल में ऊपर वाली लाइन में दिया गया है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में आपको लिख करके बता दिया है। अगले सवालों से हम क्या करेंगे कि सीधे हम इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ANG कितना है? 1.5। अगर इसको और समझना चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी यहाँ पर क्या मान लिया? 1 मान लिया। यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ कितना हो गया? 0, यानी ANG कितना हो गया? 15/10। हो सकता है कि आप इसको जो है ऐसे ना लिखिए, वैसे भी कर सकते हो, या 10 लगा करके भी कर सकते हो। तो उसके बाद आगे देखिए, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, देखिए जस्ट उल्टा पूछा है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर लिख लेते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष, इसका भी मैं आपको लिख करके बता देता हूं। ये मैंने लिख लिया अपवर्तनांक, n लिखा, या इसकी जगह पर म्यू भी मिल सकता है, तो ये n हो गया अपवर्तनांक के लिए।
और किसका अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष लिखना, जरा देखिए कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष लिखना उसको n से पहले लिखना है, यानी इसके सापेक्ष कह रहा कांच के, तो कांच के लिए क्या होता है g, तो इसको n से कहां लिखना है, पहले लिखना है, तो कांच के सापेक्ष यानी ये क्या हो गया, g हो गया। और किसका अपवर्तनांक लिखना है, तो वायु का लिखना, वायु एयर, एयर के लिए a होगा, तो GNA ये लिख लिया। ये हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से सापेक्ष अपवर्तनांक इंग्लिश में लिखा जाता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो GNA हो गया। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपवर्तनांक बताना है कितना होगा। तो ये कितना था 15/10, और ये क्या है जस्ट इसी का उल्टा ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 10 ऊपर हो जाएगा और 15 कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 10/15। या इसको भाग कर लीजिएगा तो ये आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसको जब भाग कर लेंगे तो ये 0.66 आधा चला जाएगा और 67 भी लिखा हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भाग करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा 0.66 या 0.67 मिल जाएगा। दोनों आंसर सही है, गलत कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं, अगर इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले सवाल सॉल्व करवाता हूं। चलिए सेकंड नंबर सवाल देख लेते हैं। ये इस सवाल को देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3, कभी कभी ये मान पॉइंट में आपको दे दिया जाता है, तो 4/3 है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी वायु के सापेक्ष कांच व पानी के अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिया गया है, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ग्लास का और वाटर का यानी जल का यानी पानी का अपवर्तनांक जो क्रमशः दिया, देखिए क्रम से वैल्यू दी गई है, और किसके सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष है। तो सबसे पहले हमें सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए किसके तरह की, वायु के सापेक्ष, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ये हमने लिख लिया। अपवर्तनांक का सिंबल लिखा, कहीं कहीं पर म्यू लिखा होता है साइंस में, देखिएगा है ना। तो ये क्या है, अपवर्तनांक, मैंने n दिया है अपवर्तनांक के लिए, तो यहां पर क्या है, n है। अब कह रहा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष कहता है उसको n से पहले, यहां किसके सापेक्ष कह रहा हो, वायु के सापेक्ष कह रहा है ना, तो वायु के सापेक्ष कहता है, तो वायु के लिए एयर होता है, तो कहां लिखेंगे, n से पहले, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको n से पहले लिखेंगे। तो ये हो गया a, वायु के सापेक्ष था, तो यहां पर लिख लिया मैंने n के पहले a, और किसका अपवर्तनांक, तो कह रहा कांच, पहले कांच दिया है ना, तो कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2, क्रमशः वैल्यू दी गई है, तो ये है वैल्यू 3/2, पहला हो गया। सेकंड कहता है कि वायु के सापेक्ष पानी, देखिए दूसरा क्या है कि वायु के सापेक्ष पानी यानी वाटर, जी फॉर ग्लास होता है, ग्लास मीन्स कहां से लिखा था इसलिए, तो ये पानी के लिए क्या वाटर होता है, तो यहां पर लिख लिया n, सबसे पहले ये अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष कह रहा, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के लिए क्या होगा, एयर, a स्मॉल a, तो वायु के सापेक्ष यहां भी है, तो जिसके सापेक्ष होगा उसको n से पहले लिखा जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं an, जिसके सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष था इसलिए वायु के लिए एयर स्मॉल a को क्या है पहले लिख लिया n से। किसका अपवर्तनांक, तो पानी का, पानी यानी वाटर W, तो ANW, ये हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 4/3, ये दिया गया, तो ये दोनों वैल्यू दी गई। पूछता क्या है कि पूछता है पानी के सापेक्ष, देखिए किसके सापेक्ष कह रहा, कि वाटर के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, तो पानी के सापेक्ष हमने पहले लिख लिया अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष कह रहा, जिसके सापेक्ष कह रहा होगा उसको n से पहले लिखेंगे, तो पानी के सापेक्ष कह रहा, तो पानी के लिए क्या वाटर होता है W, तो ये W कहां जाएगा, n से पहले आएगा, तो W ये हो गया। किसका अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है, तो कांच का कह रहा, जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसको n के बाद में रखेंगे, तो WNG ये हमसे निकालने के लिए कह रहा है, तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क,
यानी ये हमको निकालना है। देखिए इसको अगर निकालना है तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं सीधे यहाँ से देख करके कि इसमें जो वैल्यू पीछे है वो कहाँ रहेगी, ऊपर हो जाएगी, जो वैल्यू आगे है उसकी वैल्यू कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। यानी हम इधर लिख लेते हैं इसको WNG। देखिए इन दोनों वैल्यू से ही हमें ये वैल्यू मिलेगी, है ना, इन दोनों वैल्यू से ही ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो क्या और तो हमें कुछ करना नहीं इसमें, इन्हीं वैल्यू को लेकर के इस वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा W, तो इसमें जो वाली वैल्यू आगे लिखी हुई होती है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे बटे में, और जो पीछे लगी होगी उसको क्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो देखिए W वाला टर्म कहाँ है इसमें, W वाला देखिए यहाँ पर टर्म है ANW दिया गया, ANW, इसको कहाँ रखेंगे, जो यहाँ पर आगे होगा उस वाला टर्म को हम नीचे रखेंगे, यानी अपॉन का सिंबल लगाएंगे और ये कहाँ रखेंगे, नीचे। जो यहाँ पर आगे होगा उसको नीचे रखेंगे और जो यहाँ पर पीछे होगा उसको ऊपर रखेंगे। देखिए जी वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको ऊपर रख देंगे और इसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो यानी ये बन जाएगा हमारा, जी पीछे है, जो पीछे होगा वो ऊपर, उसका वाली वैल्यू ऊपर, यानी जी कहाँ हमें यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ANG हो गया। और जो सामने वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, नीचे। तो W वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पर ANW, जिस टर्म में आपको W दिखाई दे रहा है वो वाला टर्म यहाँ पर देखो लिखा है और इसको कहाँ रखते हैं, नीचे, और जो पीछे लिखा होगा उसको ऊपर। तो पीछे वाली वैल्यू यहाँ पर मिल रही जी से, तो उसको ऊपर लिख लिया और ये वाली वैल्यू नीचे, यानी ये हो जाएगा ANW। इस तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी कितनी दी गई। ANG कितना है, 3/2 है। उसके बाद ANW कितना है, ANW है 4/3। इसको सॉल्व आप कई मेथड से भी कर सकते हैं, मैं एक आसान सा मेथड आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो गया 9 और 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो WNG मिल जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 8। ये निकाल लिया मैंने WNG 9/8, या हो सकता है कि डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ रहा हो सकता है कि पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 9 को 8 से भाग करके आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। लेते हैं अगले सवाल को और इसको सॉल्व कर देखिए। ये है सवाल आपका क्रांतिक कोण से। तो मैंने 3 टॉपिक्स पर आपको सवाल करवा दिए हैं, इसको देख लेते हैं। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। क्रांतिक कोण आपने पढ़ा होगा, क्रांतिक कोण को C से रिप्रेजेंट करते, या कहीं कहीं साइन IC लिखा होता है या कहीं कहीं साइन C लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण आपको दिया गया है 45 डिग्री। तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक n पूछ रहा है आपसे, तो आपने अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ा होगा, n = 1/sin C पढ़ा होगा फार्मूला। तो यहाँ पर आपको क्रांतिक कोण दिया गया है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, कहीं कहीं साइन C लिखा होता है, कहीं कहीं साइन IC लिखा होता है, तो दोनों सही हैं। चाहे आप साइन C लिखिए या साइन C लिख लीजिए या साइन IC लिख लीजिए, वो भी गलत नहीं। तो साइन C बराबर कितना है 45 डिग्री दिया गया है। इसके बाद क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो होता है n = 1/sin C, या यहां पर हो सकता है कि साइन IC लिखा हुआ हो। तो साइन C की वैल्यू कितनी दी गई 45 डिग्री, तो यहां पर रख लेते हैं n = साइन 45। और मैथ में आपने पढ़ा होगा कि साइन 45 का जो मान होता है वो √1/√2 होता है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/√2 ये हो जाएगा, और ये √2 क्या होगा कि ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहां से हो जाएगा जो n की वैल्यू हो जाएगी, क्रांतिक कोण की यहां से जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी n = √2। ये आपका अपवर्तनांक निकल आएगा, n = √2, या √2 का हो सकता है कि मान लिखा हुआ हो, तो n = 1.414। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हो सकता है कि आंसर में आपको अपवर्तनांक √2 दिया गया हो, या हो सकता है कि √2 की जो वैल्यू होती है मैथमेटिकल वो लिखी हो 1.414। तो इस तरीके से ये क्रांतिक कोण अपवर्तनांक का मैंने एक फार्मूले को प्रैक्टिस कर लिया है, फिर सवाल देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले सवाल सॉल्व करवाता हूं।
तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा जो है वो लेंस चैप्टर से है, और लेंस पर भी आपका न्यूमेरिकल आने की बहुत संभावना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखिए क्या बताया गया कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है ना। यानी व्यक्ति किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। आपको पता है कि दृष्टि दोष दो होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए ट्रिक ऐसे याद रखिएगा कि दूर दूर आया है ना, दूर दूर निकल रहा, तो उससे क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। बाकी तो एक याद है, दूसरा बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। यानी वो व्यक्ति क्या करता है कि इसका जो निकट बिंदु है वो कितना है? 75 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है कि इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर पर है। यानी व्यक्ति को क्या है कि दूरदृष्टि दोष से आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी एफ ज्ञात करना है आपको। सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर है। देखिए यहाँ पर जो निकट बिंदु हमें दिया गया होता है ना, सामान्य नेत्र को छोड़ करके जो हमें व्यक्ति का जो निकट बिंदु दिया गया है वो v की वैल्यू है। यानी वो 75 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसके पहले नहीं देख सकता है ना। क्योंकि दूर की वस्तुओं को वो देख सकता है और जो है नजदीक की वस्तुओं को क्या है वो नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे v की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू कितनी है? तो निकट बिंदु जो है -75 सेंटीमीटर, यानी v का मान कितना है? -75 सेंटीमीटर। इसी तरीके से व्यक्ति जिस भी दोष से पीड़ित होगा उसको जहां तक दिख रहा होगा वो उसके v की वैल्यू होती है ना। उसके बाद दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी f हमें क्या करना है? f फाइंड करना है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होना है। यानी स्वस्थ नेत्र के लिए या सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर जो हमारे सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो u की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि u बराबर कितना दिया गया है? -25 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में आपको दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन याद ये रखिएगा कि स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो u की वैल्यू होती है। और u की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी होती है? फिक्स होती है। आपको पता भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ भी सकता है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वो u की वैल्यू होती है और u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। तो यहाँ पर u कितना हो गया? -25 हो गया। अब हमें क्या करना है? फार्मूला लगा देना है लेंस का। हमें फोकस दूरी निकालना है ना, तो फार्मूला हमें लगाना होगा 1/f बराबर 1/v - 1/u। ये लेंस का फार्मूला होता है। और इसी प्रकार से दर्पण का फार्मूला होता है। दर्पण के फार्मूले में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस के फार्मूले में यहाँ पर क्या है? माइनस होता है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। यहाँ से हमें एफ ही निकालना। तो चलिए सॉल्व करते धीरे धीरे इसको। यहाँ लिख लेते हैं 1/v की वैल्यू कितनी है? तो -75। तो ये 75 हो गया, माइनस u की वैल्यू कितनी? -25। ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/f बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -75 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये कितना है? 25। इनके एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर क्या करना है? बराबर करना है, यानी हर को बराबर करना है। वैसे भी कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर 75 है, यहाँ 25 है। बराबर करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 25 के 75, जिससे नीचे गुणा उसी से ऊपर गुणा, यानी यहाँ पर 25 के 75 और उसी से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/f बराबर, ऊपर -1 लिख लें तो -1 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा? 75। ऐसे ही एक लाइन और लिख लेते हैं, -75 हो गया, प्लस ऊपर कितना हो जाएगा? 1 × 3 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 75। देखिए हर बराबर हो गया, इनको हम जोड़ करके लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर -1 + 3 और कितना हो जाएगा? 75। 3 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 और 75। यहां से 1/f जब f बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f कितना आ जाएगा? f बराबर आ जाएगा 75/2 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? मीटर में बदल लेना। तो 100 से क्या कर लेंगे? भाग। तो 100 से जब भाग करेंगे यहाँ पर हो जाएगा, और ये 100 कहाँ चला जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 75/200। तो 25 से कितना हो जाएगा? 75 और 25/200, यानी 3/8 मीटर। तो ये हो जाएगा 3/8 मीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? 3/8 मीटर। यह हो सकता है कि इसको
आपको जो है पॉइंट में आंसर मिल सकता है कि 8 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में आंसर मिल सकता है। तो ये हो गई इसकी फोकस दूरी। अब यहां से क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में आपको लेंस की क्षमता कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो चलिए देख लीजिए, फोकस दूरी मैंने यहां से निकाल ली है सॉल्व करके, 3/8 आया है। अब अगर इसमें आपसे लेंस की क्षमता भी पूछ ले, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ f का जो वैल्यू आई है, f का मान आया है वो प्लस में आया है, और f का जो प्लस होता है मान वो किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए। याद रखिएगा, उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा। तो f का मान प्लस 3/8 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यह दृष्टि दोष को देख करके भी हम जान सकते हैं कि लेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पर f कितना हो गया ये, और लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f। 1/f होता है जब मीटर में दिया गया हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100/f लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो मीटर में ही है, तो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 3/8 यानी 1/3/8 ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, 8 ऊपर की मल्टीप्लाई कर देगा तो p बराबर हो जाएगा 8/3। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे d से लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लेंस की क्षमता। और लेंस से पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, है ना। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देख। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। देखिए जिन टॉपिक्स में मैंने सवाल करवा दिए हैं, आप इन टॉपिक्स के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और सवालों को सीखेंगे अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।